नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं बनारस से सौरभ शुक्ला। हम बनारस में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के बनारस कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया। सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने से कथित शिवलिंग मिला है, उस पर कार्बन डेटिंग की सर्वेक्षण कराने की मांग हिंदू पक्ष ने की थी, जिस मांग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कथित शिवलिंग की ना कोई वैज्ञानिक जांच हो सकती है, ना ही कार्बन डेटिंग, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस साल मई महीने में ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की ना कार्बन डेटिंग होगी और ना ही कोई और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। ये फैसला वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया है। पिछले महीने इस मामले की पक्षकार 5 महिलाओं ने अर्जी दी थी कि सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की आयु संरचना की जांच के लिए कार्बन डेटिंग या पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा है कि सर्वेक्षण के सैंपल लेने में अगर कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। शिवलिंग को क्षति पहुंचने पर आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। एएसआई से सर्वे का आदेश देना उचित नहीं होगा और ऐसा आदेश देने से कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का पता चल जाए, इसके भी न्यायपूर्ण समाधान की संभावना प्रतीत नहीं होती है। 16 मई को सर्वे कमीशन के सर्वे के दौरान मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी पहली बार। उसी दिन यही सिविल कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस वजू खाने को सील कर दिया जाए जिसमें शिवलिंग मिला है। कोई ना आएगा ना जाएगा, ना ही कोई छेड़छाड़ होगी। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जारी रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई फैसला नहीं देता जिला जज की कोर्ट, तब तक ये फैसला सिविल कोर्ट का जारी रहेगा। ना मस्जिद के अंदर जो वजू खाना है सील रहेगा, सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहेगा, ना कोई आएगा ना जाएगा, ना किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाएगी। उसी आधार पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है, जिसका अब रुख करेगा हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। हिंदू पक्ष ने कहा कि वो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज किया गया कि इस स्थान को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी द्वारा सील किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको प्रूफ कर दिया गया सील को, इसलिए मैं आदेश ऐसा नहीं दे सकता कि वहाँ पर कोई जांच हो। तो पुनः हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित जाएंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे प्रार्थना पत्र की सुनवाई जिला कोर्ट करेगी, इसलिए जिला कोर्ट करेगी। मस्जिद पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष द्वारा कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अर्जी का विरोध करेगा, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। हम लोगों ने उनकी एप्लीकेशन का यही कहकर विरोध किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई 2022 के ऑर्डर से सर्वे के दौरान जो आकृति पाई गई है उसको प्रिजर्व करने का ऑर्डर किया है। और अगर जज साहब कार्बन डेटिंग के लिए या किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से उसके जांच करने के लिए ऑर्डर करेंगे तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा, लिहाजा उसको खारिज किया जाना चाहिए। श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापी मामले में अब किस तरह आगे सुनवाई होगी, इसका फैसला वाराणसी कोर्ट 17 अक्टूबर को करेगा। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने में कई दशक लग जाए, तो वैसे ही ऐसा लगता नहीं है कि ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद का फैसला इतनी आसानी से होगा। तमाम कानूनी दांव पेच चलते रहेंगे। जिला जज कोई फैसला देंगे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, दूसरी अर्जी पर हाई कोर्ट जाया जाएगा। तो एक कानूनी लड़ाई है जो लंबी चल सकती है और साथ में इसके समानांतर राजनीति भी चलती रहेगी। बनारस में सहयोगी राकेश सिंह और अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में मतदान होगा और 12 और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। लेकिन अभी गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। आगे हिमाचल चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के
इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात करें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। It is visible. The date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक गांव है बहेड़ा कला। वहां पर एक मस्जिद के बाहर ताला लगाने की कोशिश हुई जिससे कि माहौल खराब हो जाए, लेकिन गांव में पंचायत हुई और मामला को सुलझा लिया गया है। गांव वाले कहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच कोई दूरी नहीं, सब प्रेम से रह रहे हैं। कुछ उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। देखिए हमारे रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। बहोड़ा कला गांव में अब कुछ राहत सी नजर आ रही है। गांव में बनी मस्जिद को लेकर 2 दिन से खासा तनाव रहा। करीब 10,000 की आबादी वाले गांव में 4 मुसलमान परिवारों को छोड़कर बाकी हिंदू आबादी है। बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने इस मस्जिद में घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट की और इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मामले की जानकारी पंचायत को लगी। फिर गुरुवार को पंचायत करके मुस्लिम परिवारों को सुरक्षा के वायदे के साथ आपसी भाईचारे से इस मामले को सुलझा लिया गया। गांव में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, राजनीतिक कोई बच्चे थे, उन्होंने क्या 8-10 आदमी को उपद्रव कर दिया। बाकी कल हमारा पंचायत ने और ऐसे तो बिलासपुर आए थे और पुलिस भी आई थी, तो हमारा राजीनामा। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप लोग इस पूरे गांव में, चूंकि 4 ही परिवार मतलब आप लोगों का है, तो कोई डर के या कोई डर है, ना आज तक डरे हैं, ना डर है, ना दबाव है। 30 साल में आर्मी में नौकरी करके आया हूँ। अच्छा। हाँ, कारगिल की लड़ाई लड़ी है मैंने। मस्जिद में बवाल करने वाले कुछ उपद्रवियों की पहचान की गई है। पंचायत ने इनसे माफी मंगवाई है और पूरे परिवार को सुरक्षा देने का वायदा किया है। भाईचारा है ना, कोई ऐसी बात तो कभी ऐसी हुई है? सारा वो ऐसा ही रहे। मेरा ब्याह शादी है हर काम में, घर में आने जानो सबको एक प्यार है, कोई वो ना है मन मुटाओ। ब्याह शादी में कोई 2-4 शरारती बच्चे थे, उन्होंने धक्का मुक्की कर दी थी, लेकिन उसके बाद में भाईचारा बैठ के सब चीज़ का समाधान हो गया। आपस में ऐसी कोई वो नहीं है। हमने फैसला भी पुलिस को सौंप दिया है कि भाई ऐसी कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है जो कि एकदम ये अखबारबाजी में दिखाई जा रही है। बहोड़ा कला गांव का करीब 200 साल पुराना इतिहास है। सोचने वाली बात यह है कि अब पंचायत के चुनाव में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाकर वोट लेने की कोशिश हो रही है, जो सामाजिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। अभी चूंकि गांव में चुनाव चल रहा है, तो उसके वजह से माहौल को गरमाने की कोशिश करके और फिर सियासी फायदा लेने का प्रयास यहां पर था, तो इसी के चलते ये पूरा जो वाकया है वो हुआ। अच्छी बात ये रही कि अब गांव के लोगों ने ही आपस में बैठक करके और एक दूसरे से माफी मांगी है और ये भी कहा है कि गांव का भाईचारा इसी तरीके से बना रहेगा। गुरुग्राम के बहोड़ा कला गांव से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अभी एक वीडियो को लेकर ही हंगामा रुका नहीं था। वहीं बीजेपी अब गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का दूसरा वीडियो लेकर के सामने आ गई है। इसमें बीजेपी गोपाल पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया है। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया
क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। एक नए वीडियो के आधार पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से जारी इस वीडियो के मुताबिक गोपाल इटालिया ने कहा कि पीएम और उनकी मां दोनों नाटक करते हैं। नरेंद्र मोदी की सभा नो खर्चो केम नहीं मांगता तमे? मानस एनो खर्चो मांगो। हीराबा आवीने पाछा नाटको करे, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। बीजेपी वैसे तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती, लेकिन दावा कर रही है कि गुजरात में वो समाप्त हो जाएगी। आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार सामने आ रहे वीडियोस पर सवाल खड़े कर रही है। मुझे लगता है गुजरात का चुनाव आज खड़ा हो चुका है, बदलाव चाह रहा है, और इनके अगर इनको ये लगता है गोपाल इटालिया का वीडियो दिखा करके गुजरात में परिवर्तन की आंधी को रोक देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सरेंडर कर दिया है, वरना वीडियो नहीं दिखाए जाते। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं, राजनीति में ये सब चलता रहता है, लेकिन बताने वाली बात यह है कि गुजरात के मामले में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत जानबूझकर काफ़ी देर तक आम आदमी पार्टी को इग्नोर किया, लेकिन अब हाल ये है कि ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब बीजेपी गुजरात के मामले में आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले ना करती हो। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुटों में बढ़ जाने के बाद एक सीट पर उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होने जा रही है। ये सीट है मुंबई की अंधेरी ईस्ट। आपको बताएं कि इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आज नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही खेमों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, लेकिन इससे पहले उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लड़ाई और तीखी हो गई। बीएमसी ने पहले ऋतुजा के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, पर बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस्तीफा मंजूर कर लिया। ऋतुजा लटके के खिलाफ चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मुरजी पटेल हैं, जिन्हें शिंदे गुट का समर्थन है।